नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत के बाद अब अरविंद केजरीवाल सरकार के हाथ दिल्ली के ऑफिसर्स का नियंत्रण आ गया है। एलजी वीके सक्सेना ने सेवा विभाग से जुड़ी फाइलों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भेज दिया है। जल्द ही दिल्ली में बड़े प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा कर दी थी। उनकी सरकार ने कुछ घंटों के भीतर ही सेवा सचिव को भी बदल दिया था, लेकिन एलजी को आधिकारिक सूचना नहीं मिलने की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था। अब उपराज्यपाल सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए सेवा मामलों में संबंधित फाइलों को दिल्ली सरकार को लौटा दिया है। पहले प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली के उपराज्यपाल के पास था, इसीलिए इससे जुड़ी फाइलें एलजी के पास जाती थी। हालांकि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस को छोड़कर अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा। लंबी लड़ाई के बाद केजरीवाल सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिल गया है। फाइलों के दिल्ली सरकार के पास पहुंचने के बाद अब दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल का रास्ता भी साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कोई बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा और उन्होंने कुछ पुराने पदों को खत्म करने और नए पदों को सृजन करने की भी बात कही थी। सेवा सचिव का ट्रांसफर करने के बाद विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी YV राजशेखर से भी उनका कामकाज वापस ले लिया गया है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत के बाद अब अरविंद केजरीवाल सरकार के हाथ दिल्ली के ऑफिसर्स का नियंत्रण आ गया है और एलजी वीके सक्सेना ने सेवा विभाग से जुड़ी फाइलों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भेज दिया है। जल्द ही दिल्ली में बड़े प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा कर दी थी और उनकी सरकार ने कुछ घंटों के भीतर सेवा सचिव को भी बदल दिया था, लेकिन एलजी को आधिकारिक सूचना नहीं मिलने की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था। अब उपराज्यपाल सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी मामलों से संबंधित फाइल दिल्ली सरकार को वापस लौटा दी। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत के बाद अब जो है दिल्ली के ऑफिसर्स का जो नियंत्रण है वो दिल्ली सरकार के पास आ चुका है और ऐसे में अब जल्द ही दिल्ली में बड़े प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की और उपराज्यपाल की, तो लगातार कहीं ना कहीं बीच में दोनों के बीच में खींचातानी देखने को मिल रही थी। बार बार दिल्ली सरकार जो थी वो आरोप लगाती थी कि उपराज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली सरकार की फाइलों को रोक रहे हैं और दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। इसी को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई थी और अब उसके अंदर फैसला भी आ चुका है। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के हक में बिल्कुल फैसला आया और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा भी गया कि दिल्ली सरकार के कामों के बीच में हस्तक्षेप जो है वो राज्यपाल नहीं करेंगे, बल्कि में सहमति देंगे। मगर यहाँ पर सुझाव भी दिया जा सकता है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जो है वो लगातार आरोप जो लगा रही थी, अब कहीं ना कहीं वो आरोप जो है खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद सेवा विभाग के जो अधिकारी थे उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। मगर उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अटकलें लगती हुई नजर आई, क्योंकि उपराज्यपाल के पास फाइल सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो था वो नहीं पहुंच पाया था, जिसकी वजह से सेवा विभाग की जो फाइलें थी वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आई और जो दिल्ली सरकार के द्वारा ऑर्डर दिया गया था ट्रांसफर का, वो भी कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आया। मगर अब उपराज्यपाल की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और सेवा विभाग की जितनी भी फाइलें हैं उनको दिल्ली सरकार के द्वारा वापस कर दिया गया, यानी कि दिल्ली सरकार की बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। और यहां तक कि जिस तरीके से उपराज्यपाल ने फाइलों को वापस करा, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में जो लड़ाई थी फाइलों को लेकर, वो आप कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली सरकार जो है आने वाले दिनों के अंदर जो भी सेवा विभाग के अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं जो काम नहीं कर रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रांसफर जो है वो किए जाएंगे। घास गिरना लाजमी है। मगर इसी कड़ी के अंदर बात करें
राजशेखर की, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि जिस तरीके से विजिलेंस विभाग की जो सेक्रेटरी हैं राजशेखर, उनके ऊपर अब कार्रवाई जो की गई है, फाइलों को रोक दिया गया है, उनके कार्यकाल जो है वो अब कहीं ना कहीं यहां से हटा दिया गया है। मगर इसी को लेकर राजशेखर भी कहीं ना कहीं लगातार यही कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जानबूझकर उनको हटाने की कोशिश कर रही है। मगर अब दिल्ली सरकार के द्वारा कदम उठा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर की तरफ जाना होगा। जी बिल्कुल राजीव, एक लंबी लड़ाई जो फाइलों को लेकर हमेशा दिल्ली सरकार और एलजी के बीच होती थी, वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली सरकार के पास अब कौन कौन से विभाग रहेंगे, किन किन विभागों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण रहेगा? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं अब थमती हुई नजर आ रही है। दूसरा, यहाँ पर बात करें लगातार फाइलों को लेकर लगातार ये कहा जाता था कि उपराज्यपाल जो है वो फाइलों को रोक लेते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, चाहे वो किसी बिजली सब्सिडी की हो, या फिर क्या पॉल्यूशन को लेकर हो, या फिर टीचरों को लेकर हो, इस तरीके की फाइलों को रोका गया था। मगर अब कहते उपराज्यपाल जो है वो फाइलों को नहीं रोकेंगे और फाइलों को वापस भी कर दिया गया है। मगर यहाँ पर बात करें उपराज्यपाल की, तो उपराज्यपाल के पास सिर्फ 3 विभाग रह चुके हैं, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस है, यानी कानून व्यवस्था है, और कैसे कानून व्यवस्था को लागू कराने की जो प्रक्रिया है वो है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के पास अब तमाम जो अधिकारी होंगे या फिर क्या विभाग होंगे वो उनके हाथ में आ चुके हैं, और उसको लेकर अब दिल्ली सरकार जो है कदम उठाती नजर आ रही है। और दिल्ली सरकार की तरफ से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, उसके बाद में ही दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी विभाग का जो अधिकारी होगा जो काम नहीं करेगा आम जनता के लिए, या फिर भ्रष्टाचार करेगा या फिर लापरवाही करेगा, उसके ऊपर गाज गिरना लाजमी है। और इसी को लेकर जिस तरीके से कैसे सेवा विभाग के जो अधिकारी थे उनका भी ट्रांसफर किया गया था, और अब कहीं ना कहीं जो विजिलेंस विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी जो सेक्रेटरी है उनके ऊपर भी अब कार्रवाई की जा चुकी है। साफ जाता संदेश जाता नजर आ रहा है कि जो भी विभाग के अंदर काम नहीं किया जाएगा उनके अधिकारियों को हटा दिया जाएगा। जी बिल्कुल। वहीं बात कर ले सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत के बाद, अगर दिल्ली सरकार की बात कर ले, कितना सेटिस्फाइड नजर आ रही है और क्या कुछ कहना है दिल्ली सरकार का? देखिए, दिल्ली सरकार की बात करें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और इसी आदेश को लेकर कहीं ना कहीं पहले भी काफी लड़ाई देखने को मिली थी, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले थे, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अब कहीं ना कहीं संतुष्ट होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से उपराज्यपाल ने फाइलों को, सेवा विभाग की जो फाइलें थी उनको वापस किया, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार जो है वो अपने नियम खुद बनाएगी और अपने कानून खुद बनाएगी, और उसको लागू कराने के लिए भी दिल्ली सरकार खुद प्रयास करेगी। मगर यहाँ पर बात करें उपराज्यपाल की, तो उपराज्यपाल अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं, मगर सुझाव किस तरीके से होगा ये जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर फाइलों को रोका नहीं जा सकता है, और अब फाइलें जो है वो दिल्ली सरकार खुद अपने तरीके से पास करेगी। मगर यहाँ पर बात करें जो भी अधिकारी काम नहीं करेंगे या फिर कहें भ्रष्टाचार करेंगे या फिर कहें फाइलों को रोकेंगे, आम जनता की सुविधाओं को नहीं पहुंचाया जाएगा, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। और इसका कार्रवाई का जो शुरुआत है वो बिल्कुल कर दी गई है, और उस शुरुआत के अंदर ही अभी तक 2 जो अधिकारी थे बड़े, यानी सेवा विभाग के जो अधिकारी थे उनको भी हटा दिया गया है, विजिलेंस विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी हटा दिया गया है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता तक एक संदेश जा रहा है कि दिल्ली सरकार के जो विकास कार्य है उनको अगर कोई भी रोकने की कोशिश करेगा तो दिल्ली सरकार आप खुद कदम उठाती नजर आएगी। जी बिल्कुल। राजीव, वही बात कर ले, एलजी वीके सक्सेना ने जो है सभी फाइलें जो है विभाग से जुड़ी सभी फाइलें दिल्ली सरकार को जो है सौंप दी है, ऐसे वीके सक्सेना का क्या कुछ कहना है? देखिए, वीके सक्सेना की बात करें तो वीके सक्सेना के द्वारा कहीं ना कहीं जो फाइलों को रोका गया है, उसके द्वारा जो फाइलों को पहले रोका जा रहा था उसकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो उनके तक नहीं पहुंच पाया था, जिसकी वजह से उन्होंने फाइलों को रोक रखा था। मगर यहाँ पर बात करें सेवा विभाग के जो अधिकारी की जो ट्रांसफर की बात की गई थी और यहाँ तक कि उस फाइलों को भी रोका गया था, मगर अब उपराज्यपाल की तरफ से सहमति दे दी गई है, फाइलों को वापस कर दिया गया है दिल्ली सरकार को, और दिल्ली सरकार खुद इस फैसले से भी कहीं ना कहीं संतुष्ट है। और उपराज्यपाल अब दिल्ली सरकार के कार्यों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के हाथ में बिल्कुल कानून व्यवस्था है, दिल्ली पुलिस भी उनके हाथ में है, मगर देखना होगा कि दिल्ली पुलिस के कार्य जो है वो किस तरीके से किए जाएंगे। और दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार जो है बार बार दिल्ली पुलिस को लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगाती थी, वो आरोप कितने थमते नजर आएंगे ये जरूर देखना होगा। मगर दिल्ली सरकार किस तरीके से विकास कार्य को आगे बढ़ाएगी, सब्सिडी की बात करें, चाहे वो बिजली सब्सिडी की हो या फिर स्कूलों को बढ़ाने की बात हो, स्कूलों के टीचरों के शिक्षा देने की बात हो, वो सारे प्रक्रिया जो है वो अब दिल्ली सरकार खुद करती हुई नजर आएगी। जी
राजीव, आज तक दिल्ली सरकार अगर कोई भी बिल पास करना होता था तो सीधे बोल देती थी कि एलजी ने फाइल जो है पास नहीं की, एलजी ने फाइलों को नहीं भेजा, ये तमाम सारी बातें करती थी। लेकिन अब ये जो अड़चन है वो थम गई है, तो अब ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में विकास और तेज गति से हो सकता है। देखिए, बिल्कुल अनुमान यही लगाया जा सकता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो पहले फाइलों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के ऊपर आरोप लगाए जाते थे, अब वो आरोप जो है वो थमते हुए नजर आ गया। मगर अभी भी बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है वो झूठे आरोप लगाती है और कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है उसको कहीं ना कहीं तेजी से नहीं बढ़ाती है। मगर यहाँ पर अगर दिल्ली सरकार अब विकास कार्य नहीं तेजी से कर पाती है तो उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को होगा। जनता तक सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि दिल्ली सरकार ही फाइलों को अब स्लो करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि विकास कार्य को और ज्यादा दुगनी रफ्तार से बढ़ाया जाएगा। अगर रफ्तार से बढ़ाया जाता है विकास कार्य को तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं उसका फायदा दिल्ली सरकार का भी होगा और आम जनता को भी होगा। अगर स्लो होता है कार्य तो फिर कहीं ना कहीं परेशानियां भी दिल्ली सरकार को ही झेलनी पड़ेंगी। जी राजीव, वहीं बात कर लें, दिल्ली में बड़े फेरबदल की बात जो है अरविंद केजरीवाल खुद कहते हुए नजर आए हैं और वहीं उन्होंने कहा है कि कुछ पुराने पदों को अब खत्म भी कर दिया जाएगा और कुछ पदों को सृजन करने की बात भी उनकी तरफ से की गई है। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि कुछ पुराने पदों को खत्म किया जाएगा, यानी कि जिनका कोई फायदा नहीं था या फिर जिनका कोई दिल्ली जनता को कोई फायदा नहीं होता नजर था, उनको अब बंद कर दिया जाएगा। उनकी जगह पे दूसरे अधिकारियों को बिठाया जाएगा, जो कुछ विभागों के अधिकारियों को हटा दिया जाएगा, उनकी जगह पे किसी को नहीं लगाया जाएगा। साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो आम जनता की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है और वो प्रयास कितना सफल होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो बार बार यही जो आरोप लगाती थी कि उपराज्यपाल कार्यों को रोकते हैं, फाइलों को रोकते हैं, अब वो आरोप जो है उपराज्यपाल के ऊपर नहीं लगाए जा सकते और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो खुद अपने नियम तय करती नजर आएगी। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार के द्वारा जो कार्य विकास कार्य है वो कितनी रफ्तार से बढ़ पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर कहीं ना कहीं जनता के जो कार्य है उनको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो संजीदा होती नजर आ रही है। जी राजीव, विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी माफ कीजिएगा, सेक्रेटरी राजशेखर के अलावा अब किस पर गाज गिर सकती है? कौन सा विभाग इस वक्त रडार पर चल रहा है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से विजिलेंस विभाग के सेक्रेटरी की, तो जिस तरीके से राजशेखर की बात करें तो राजशेखर के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि दिल्ली राजशेखर जो है वो झूठे आरोप की जांच कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप लगाए जाते थे, केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, ये भी आरोप लगाया जाता है। और जहां तक की जो शराब घोटाला था वो भी फाइल उन्हीं के हाथ से गई हुई थी। और दूसरा जो 45 करोड़ रुपए जो कहते घर के रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल किए गए थे, उसकी भी फाइल कहीं ना कहीं राजशेखर के हाथ में थी। अब जिस तरीके से उनको हटाया गया और यही कहा गया है कि राजशेखर के बाद कहीं ना कहीं और बड़े अधिकारियों के नाम भी हो सकते हैं उनकी लिस्ट में। आप देखना होगा किस किस के ऊपर गाज गिर सकती है और जो कार्य नहीं कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर गाज गिरना जो है वो लाजमी है। मगर आप देखना होगा कि राजशेखर के बाद अगला नंबर किसका है ये दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। मगर संदेश जरूर दे दिया गया है कि अगर जो भी अधिकारी कार्य नहीं करेगा या भ्रष्टाचार करेगा या फिर झूठे गलत तरीके से कार्य करेगा उनके ऊपर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो इसी तरीके से कार्य करती नजर आएगी। मगर यहाँ पर दो अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं सेवा विभाग के अधिकारी और विजिलेंस जो सेक्रेटरी है उनके ऊपर गाज गिर चुकी है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर और अधिकारियों के ऊपर ट्रांसफर का जो गाज है वो कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा दिल्ली सरकार विकास कार्य को कितनी रफ्तार से बढ़ा सकती है और जो गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं उनके अधिकारियों के ऊपर किस तरीके से अंकुश लगाएगी, ये दिल्ली सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है। जी राजीव, जिस तरीके से फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया, तो ऐसे में अगर बात बीजेपी की कर ली जाए, कुछ रिएक्शन उनकी तरफ से दिया गया, कोई प्रतिक्रिया इस जीत पर उनकी तरफ से दी गई उन्हें? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के हक में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो वाकई में ही उनके हक में है और लगातार जो लड़ाई उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में देखने को मिलती थी वो कहीं ना कहीं अब थमती हुई नजर आएगी। दूसरा यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा भी लगातार इस तरीके के आरोपों से कहीं ना कहीं खंडन करता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है दिल्ली सरकार जो है वो उपराज्यपाल के ऊपर झूठे आरोप लगाती थी। मगर यहाँ पर बात करें लगातार भाजपा के हाथ में मुद्दे जरूर मिलते रहेंगे, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार कुछ भी गलत करती है या फिर क्या है विकास कार्य को
विकास कार्य जो है वो अगर स्लो करती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को मौका मिलेगा और उन्हीं मौके को कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपने हाथ में लेकर कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों तक कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। दूसरा, यहाँ पर भाजपा की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल के ऊपर जो आरोप लगाए जाते थे वो गलत है और जो गलत तरीके से अधिकारियों को हटाया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, जो भी अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करेगा या फिर जनता के विकास कार्यों के अंदर रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा, उनके ऊपर घास बिल्कुल गिरती हुई नजर आएगी। और ये चीज बिल्कुल देखने को मिल चुकी है। 2 अधिकारी अभी तक हटाए जा चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो और बड़े फेरबदल जो है वो कर सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान मंगलवार को फरीदकोट के पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ब्यूरो की जांच के संबंध में जानकारी देते हुए यहां राज्य विजिलेंस के एक प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त विधायक के साथ सह आरोपी गुरसेवक सिंह निवासी गांव नानकसर जिला फरीदकोट और राजविंदर सिंह निवासी गांव धन्ना शहीद जिला फिरोजपुर के खिलाफ जांच के बाद भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि उनकी सभी चल और अचल संपत्तियों का आंकलन करने के बाद ब्यूरो द्वारा 5 साल के लिए एक चेकिंग अवधि निर्धारित की गई है। जांच के दौरान ये पाया गया है कि उसने अपनी सारी आय से अधिक संपत्ति बनाई थी और गांव मुमरा तहसील सादिक फरीदकोट और अन्य व्यक्तियों के नाम पर भी संपत्ति खरीदी थी। और ये भी पाया गया है कि उसने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में लगभग 245% खर्च किया था। बता दें कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान मंगलवार को फरीदकोट के पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ब्यूरो की जांच के संबंध में जानकारी देते हुए यहां राज्य विजिलेंस के एक प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त विधायक के साथ सह आरोपी गुरसेवक सिंह निवासी गाँव नानकसर जिला फरीदकोट और राजविंदर सिंह निवासी गाँव धन्ना शहीद जिला फिरोजपुर के खिलाफ जांच के बाद भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि इनकी सभी चल अचल संपत्तियों का आंकलन करने के बाद ब्यूरो द्वारा 5 साल के लिए एक चेकिंग अवधि निर्धारित की गई है। जांच के दौरान ये पाया गया है कि इन्होंने अपनी सारी आय से संबंधित संपत्ति जो है बनाई थी। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित शेट्टी इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और जिसमें कि पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, विजिलेंस ब्यूरो जो है पिछले लंबे अरसे से जो है काम कर रही है और आपको बता दें कि जो भी इस तरह के जो अपराध करते हैं, जिस तरह से लोग जो तो उनके खिलाफ जो है मामला जो है बार बार जो है कि दर्ज किए जा रहे हैं। अगर वहीं पूर्व विधायक कुशलदीप ढिल्लों की बात की जाए तो आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जो है उन्हें जो है अरेस्ट किया गया। उनके साथ जो है उनके 2 साथी जो हैं उनको भी जो है इस पूरे मामले में जो है गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जो है FIR दर्ज की गई है IPC धारा 18A और 18(1) और 18(2) और 100BB के तहत। अमित, वही बात कर ली जाए, विजिलेंस ब्यूरो की बात कर ली जाए, क्या जानकारी इनकी तरफ से दी गई है और इनके जो सहयोगी हैं उनके लिए क्या जानकारी, उनकी तरफ विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से उन सहयोगियों के बारे में क्या जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल, अगर ढिल्लों की बात की जाए तो आय से ज्यादा संपत्ति का जो मामला है सामने आया है। पिछले 5 साल के आंकड़े जो हैं विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दिए गए हैं और कई अगर उनकी आय से ज्यादा की जो संपत्ति है वो सामने आई है। करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है उन्होंने बनाई है। उनके जो साथी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है अपने जो सहयोगी हैं उनके नाम पे जो है प्रॉपर्टी जो है अलग अलग जो है जगहों पर जो है उन्होंने खरीदी थी, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया था। तो विजिलेंस ब्यूरो के पास पुख्ता सबूत थे और उन्होंने जो है उनके आधार पे जो है मामला दर्ज किया और उनकी गिरफ्तारी की गई। वही अमित, बात कर ली जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी गई है और अपने जो अलग अलग व्यक्ति हैं अपने सहयोगी उनके नाम पर ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है, तो किस किस जगह पर ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है?
जी बिल्कुल, पंजाब के अलग-अलग जगहों पर जो है प्रॉपर्टी को खरीदा गया। फरीदकोट हल्के की बात की जाए या अन्य पंजाब की जगहों की बात की जाए तो उन्होंने जो है अपने सहयोगियों के नाम पे जो है प्रॉपर्टी खरीदी और करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी का जो है ये गबन जो है सामने आ रहा है कि उन्होंने जो है जो आय से ज़्यादा संपत्ति थी, जो उन्होंने जिस अपने जब वो मंत्री थे उस काल में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे उन्होंने जो है प्रॉपर्टी खरीदी। अब विजिलेंस ब्यूरो ने जो है उन्हें जो है अरेस्ट कर लिया और अब फर्दर देखना होगा कि आगे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है। अमित, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से जो है विधायक को गिरफ्तार किया गया है, इतनी संपत्ति आई कहां से? जी बिल्कुल, जिस तरह विधायक की अगर बात की जाए तो जब वो अपने कार्यकाल में थे तो उन्होंने जो है भ्रष्टाचार जो भी किया तो वहां से जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे उन्होंने जो है ये सब प्रॉपर्टी बनाई। पिछले विजिलेंस ब्यूरो की अगर 1.5 साल की बात की जाए तो उन्होंने जो है नकेल कसी हुई है। जो भ्रष्ट अफसर थे या भ्रष्ट कोई एमएलए हैं उनके खिलाफ जो है उन्होंने नकेल कसी हुई है और बिल्कुल जो है एक्टिव मोड में जो है विजिलेंस ब्यूरो जो है पिछले लंबे अरसे से देखने को मिल रही है। अमित, जिस तरीके से विधायक को गिरफ्तार किया गया है, भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है, क्या विधायक के साथ किसी और बड़े चेहरे का नाम भी शामिल होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अब गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद अब जब रिमांड लिया जाएगा तो जो है इसमें और भी जो चेहरे हैं बिल्कुल सामने आने का जो है सिलसिला चल सकता है। आगे जो एफआईआर है अभी उनमें जो है 3 लोगों के नामजद किए गए हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि रिमांड में बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी जो है उसमें जो है बड़े लोगों के जो है नाम सामने आने की संभावना है। वहीं अगर बात विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों की कर ली जाए, क्या कुछ कहा गया है अपनी सफाई में? क्या कोई रिएक्शन इनकी तरफ से सामने आया है? जी बिल्कुल, पत्रकारों ने बातचीत करने की कोशिश की थी मगर विजिलेंस ब्यूरो ने जो है बात नहीं करने दी। अब उनके जो है पक्ष में जो है उनके अगर कोई परिवार का कोई अगर बयानबाजी अगर आने वाले समय में करता है तो वो देखना होगा। हालांकि अभी तक जो है ढिल्लों की तरफ से जो है किसी भी तरह का जो है बयान सामने नहीं आया। अमित, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रही है और क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं ऐसे कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जा सके? जी बिल्कुल, जिस तरह पंजाब सरकार की बात की जाए या पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की बात की जाए तो पिछले लंबे अरसे से देखने को मिल रहा है कि जो भी भ्रष्ट अफसर हैं उनके खिलाफ जो है नकेल कसी जा रही है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान उन्होंने एक नंबर भी जारी किया हुआ है कि अगर कोई भ्रष्ट अफसर आपसे कोई अगर रिश्वत मांगता है तो आप जो है इस पे कंप्लेंट कर सकते हैं। वहीं विजिलेंस ब्यूरो की बात की जाए तो उन्होंने जो है पिछले लंबे अरसे से देखने को मिल रहा है कि नकेल कसी हुई है। भ्रष्ट जितने भी चाहे वो अधिकारी हैं चाहे कोई ऑफिसर है या कोई एमएलए है, लगातार जो है एक के बाद एक जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं और बड़े खुलासे जिस तरह से हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की बात की जाए तो वो एक्शन मोड में दिख रही है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि जालंधर के मतदाताओं ने राज्य सरकार की विकास की नीतियों के पक्ष में मतदान कर पारंपरिक पार्टियों की नकारात्मकता और घृणित राजनीति के प्रचार को खारिज कर दिया है। यहां नवनिर्मित बस स्टैंड को लोगों को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने स्कूल ऑफ एमिनेंस, आम आदमी क्लिनिक, अभूतपूर्व विकास और लोगों के कल्याण के पक्ष में मतदान किया है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने विकास के नाम पर वोट मांगा जबकि विपक्ष ने जाति और समुदाय के नाम पर वोट बटोरा। भगवंत मान ने कहा कि जालंधर की जनता ने राज्य सरकार के पक्ष में बड़ा फतवा देकर विरोधियों के मुंह को बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जीत ने उनमें एक अधिक समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ लोगों की सेवा करने का जज्बा भर दिया है। आगे सीएम ने कहा कि नवनिर्वाचित सांसद ने अभी तक शपथ भी नहीं ली है, लेकिन हमारी सरकार ने जालंधर के व्यापक विकास का खाका पहले ही तैयार कर लिया है। भगवंत मान ने कहा कि वो लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए जालंधर जाएंगे। तो आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि जालंधर के मतदाताओं ने राज्य सरकार की विकास की नीतियों के पक्ष में मतदान कर पारंपरिक पार्टियों की नकारात्मकता और घृणित राजनीति के प्रचार को खारिज कर दिया है। यहां नवनिर्मित बस स्टैंड को लोगों को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने स्कूल ऑफ एमिनेंस, आम आदमी पार्टी क्लिनिक, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
संदीप, जिस तरीके से बात कर ली जाए, जालंधर में जो एक ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के हाथ लगी है, उसके बाद जो है कल सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ सीएम की तरफ से कहा गया है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, बता दें कि कल पंजाब के मुख्यमंत्री जो है जलंधर दौरे पर, जलंधर में उन्होंने नवनिर्मित जो बस स्टैंड बना है उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद जो है संबोधित करते हुए जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जैसे कि हमारे लोगों ने देकर जो है लोगों को पसंद आ हमारे जैसे कि बात कर ले, बात कर ले और विकास पार्टी सरकार दिया उसके ऊपर जो है वोटें बढ़ती गई और लोगों ने मतदान उस पर जिसके चलते जो क्षेत्र के विश्वास है और विश्वास जताते हुए है। और वहाँ से जो एमपी चुने हैं सुशील कुमार जो अभी तक नहीं है, पर कहीं ना कहीं जलंधर में जो रहते काम उसको करवाने की बात की गई है और कुछ जब जो है जलंधर में काम करते तो जैसे कि जलंधर में स्मार्ट सिटी का नाम जो जलंधर को दिया गया है तो उस पर काम करते हुए चंडीगढ़ की तरफ से जैसे चंडीगढ़ में साफ सफाई है तो सिटी कहा जाएगा तो स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाएगा और अच्छी तरह सफाई जो है उस पर ध्यान देगा। और स्कूलों की बात करें, हॉस्पिटलों की बात करें तो वहाँ सबसे अच्छे जो बैंकिंग है स्कूल नजर भी आएंगे। हालांकि बात की जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार काम करती हुई नजर आई और आज जो है जलंधर में जो पंजाब के मुख्य मंत्री है होटल खजाना में जो है लोगों के साथ मिलनी भी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि पहले जो है मंत्रिमंडल की मीटिंग है वह 10:30 बजे लिखी गई थी, पर अब जो है समय 11:30 हो गया है। 11:30 बजे जो है पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो पहले मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग करेंगे। जलंधर में जो ऐसे कार्य है उसको ठीक शुरुआत करने की बात करेंगे और पंजाब में हर जगह जो है ये मीटिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है जलंधर में ही होटल कमाना है, वहाँ पर लोगों से मिलनी की जाएगी, उसकी समस्या जो है सुनी जाएगी, समस्या का हल जो है वो करने का आश्वासन या कहने की समस्या पूरे तौर पर हल की जाएगी। जी संदीप, जिस तरीके से जलंधर में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, इससे कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की जो लहर है पंजाब में अभी भी देखने को मिल रही है, अभी भी लोग जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ जो है आकर्षित हैं। और क्योंकि जिस तरीके से जलंधर जो है जो ये सीट है ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और इसे ध्वस्त करते हुए आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जो है बहुमत हासिल किया है। जी बिल्कुल, ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि जलंधर जो कि चुनाव हुए हैं तो वहाँ पे जलंधर में जो है कांग्रेस की सरकार है। तो लगातार कांग्रेस के एमएलए की बात कांग्रेस के एमएलए भी आए हैं, एमपी की बात तो कांग्रेस के ही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत हासिल की है जलंधर से आम आदमी पार्टी ने। और ये भी देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के जो विकास किए जा रहे हैं, जो तरक्की पंजाब की जा रही है उसको लेकर लोग है वो चूस गए हैं और उनको जो है वोट देकर दिखाने में करते हुए नजर आए हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 17 और 18 मई को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और 18 मई को पुणे में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का समापन नड्डा के संबोधन से होगा। वो मुंबई में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद और बुद्धिजीवियों से संवाद जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सेलार ने बताया कि बीजेपी की क्षेत्रीय कार्यकारिणी की 1 दिवसीय बैठक 18 मई को पुणे में हो रही है। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के करीब 1,500 सदस्य शामिल होंगे और बैठक का समापन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से होगा। इसके बाद जेपी नड्डा राज्य के सांसदों और विधायकों की बैठक में उपस्थित रहेंगे और केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों से बातचीत करेंगे।
इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 17 और 18 मई को महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। एक बार उनके दौरे को लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा जी, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुंबई दौरे पर है और 2 दिवसीय दौरा है। लेकिन जिस तरह से देश में चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है, ऐसे में महाराष्ट्र तैयारियां जोरों पर है। हार के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, अलर्ट हो गई है। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव है। इन सभी चुनावों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में जेपी नड्डा का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उसको लेकर भी अलग तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार आप देख पा रहे होंगे कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 बार दौरा हुआ, उसके बाद अमित शाह का 2 बार दौरा हुआ, अब जो है जेपी नड्डा का दौरा माना जा रहा है। बेहद अहम होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सहित पुणे और मुंबई के कई इलाकों में जेपी नड्डा के कार्यक्रम होंगे और जानकारी यह है कि करीब 11:15 बजे मुंबई में उनका आगमन होगा। उसके बाद से तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा जो बताई गई उस हिसाब से किया जाएगा। सत्यप्रकाश, कार्यकारिणी की बैठक में क्या क्या चर्चाएं हो सकती है, क्या रणनीति इसमें तैयार हो सकती है? और इसी के साथ जो जेपी नड्डा हैं वो कई लाभार्थियों से भी बातचीत करने वाले हैं, बुद्धिजीवियों से संवाद उनका होने वाला है। एक बार इसे लेकर भी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला उनका कदम है कि महाराष्ट्र के जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, शहीदों के स्थल है, वहां पर जेपी नड्डा जाएंगे और वहां माल्यार्पण करने के साथ ही वहां के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम महज 10 मिनट का होगा और हर ऐसे स्मृति स्थान पे जाएंगे, चाहे वो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर वीर सावरकर हो या फिर महाराष्ट्र की धरती से जुड़े हुए तमाम शहीद हो, वहां पर वह जाएंगे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मुंबई के कांदिवली, बोरीवली और घाट के ऊपर सैन जैसे इलाकों में जाएंगे, जहां पर पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसमें खासकर युवा कार्यकर्ता होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और एक मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग के अलावा भी सांसद विधायकों की मीटिंग होगी, जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र में वर्तमान की स्थिति पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि इन मीटिंग के बाद भी मंत्रियों के साथ मीटिंग की जाएगी, जो मंत्री बने हैं और आने वाले समय में उनका कामकाज कैसा चल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारियां रहेगी, ये तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सत्यप्रकाश, ये तो रही पक्ष की बात। अगर बात विपक्ष की कर ली जाए, वो कितना सक्रिय नजर आ रही है इन चीजों को लेकर? देखिए, विपक्ष हर बार ये कहता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े नेताओं को लाकर मुंबई में दौरा करवा रही है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो या फिर अमित शाह का दौरा हो। अब ऐसे में जेपी नड्डा के दौरे को लेकर संजय राउत ने पहले ही बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और कर्नाटक हार के बाद कहीं भारतीय जनता पार्टी के डर सताने लगा है कि महाराष्ट्र में उनकी सत्ता छीन न जाए। इसलिए जो है ऐसे नेताओं को बुलाकर जो है अब शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। लेकिन महाविकास आघाड़ी एकजुट एकमत है और आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री होगा। इस तरह की तैयारियां जो है महाविकास आघाड़ी कर रही है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज यहां पहुंच रहे, प्रधानमंत्री की बात कर ली जाए, अमित शाह की बात कर ली जाए, चाहे अब जेपी नड्डा की बात कर ली जाए, जिनका जो है यहां पर दौरा प्रस्तावित है, तो ऐसे में क्या कोई फर्क यहां पर पड़ रहा है महाराष्ट्र की जनता में? अगर देखा जाए, ये बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और क्या कोई फर्क इन पर पड़ रहा है? क्योंकि इससे पहले कर्नाटक में भी देखा गया था, क्योंकि वहां पर भी बड़े बड़े रोड शोज हुए थे, सारी चीजें वहां पर हुई थी, लेकिन बाद में जो रिजल्ट आया था वो कुछ और ही देखने को मिला था। तो ऐसे में अगर मुंबई की कर ली जाए, जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे यहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र और मुंबई खासकर आर्थिक के तौर पर जाना जाता है। खासकर मुंबई आर्थिक राजधानी के तौर पर जानी जाती है। मुंबई का एक अलग से स्वभाव रहा है कि स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, वह अपने निजी कामों में व्यस्त रहते हैं। मुंबई महाराष्ट्र का भी स्थिति वैसी ही है। महाराष्ट्र में कुछ भी होता है, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों या फिर आम जनमानस पर इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या फिर अमित शाह है, लेकिन यहाँ का जनमानस अपने हिसाब से ही काम करता है।
जेपी नड्डा के दौरे को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बहुत उत्साहित है, उनकी तमाम तरह की तैयारियां हैं, लेकिन आम जनमानस में इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस की तैनाती के बाद यह देखा जा रहा है कि बिल्कुल मुंबई वैसी ही रहेगी जैसे आम दिनों में रहती है, यानी कि कोई अलग से कानून, कोई अलग से डाइवर्जेशन, कोई अलग से पाबंदियां ऐसी कुछ भी नहीं लगाई गई है। तो आम जनमानस पे इसका फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार उनकी पूरी तैयारी है, इस बार वह शिकस्त देने वाले हैं महाविकास आघाड़ी को, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर अस्वस्थ होगी, लेकिन महाविकास आघाड़ी भी पूरी तरह से यह कह रही है कि इस बार जो है कर्नाटक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से पटकनी देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को बुलाई गई है। ये बैठक 17 मई यानी कि आज 3 बजे के बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में बुलाई गई है। इस बैठक में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती करने के फैसले हो सकते हैं और इसके अलावा इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणाओं को लागू करने के संबंध में भी मंजूरी मिल सकती है। इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडे पर चर्चा की जाएगी और इनमें विभिन्न पदों की रिक्तियों को भरने से संबंधित भी निर्णय हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को बुलाई गई है। ये बैठक 17 मई को 3 बजे के बाद हिमाचल प्रदेश के सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में बुलाई गई है। इस बैठक में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती के बारे में फैसला हो सकता है। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट घोषणाओं को लागू करने के संबंध में भी मंजूरी मिल सकती है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हिमाचल से जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज जो है मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, कौन से बड़े अहम निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, आज जो है प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है और ये बैठक जो है 3 बजे होनी है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सम्मेलन हॉल में ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में मुख्य तौर पे जो विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों की भर्ती करने का जो फैसला है वो हो सकता है, क्योंकि काफी समय से ये मामला लंबित है और लगातार विपक्ष इस मामले पे भी हमलावर है, क्योंकि कई स्थानों पे शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं और इसके अलावा जो है मुख्य तौर पे जो कैबिनेट में मुख्य जो बजट घोषणाएं थी उनको लागू करने के संबंध में मंजूरी मिल सकती है। अलग अलग विभागों में ये बजट घोषणाएं की गई थी और इसके अलावा जो एजेंडे मंगाए गए अलग अलग विभागों से, जिस तरह बिजली विभाग है, बिजली विभाग से क्योंकि आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि विद्युत परियोजनाएं सरकार कुछ नई आवंटित कर सकती है, उसको लेके जो है प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। प्रस्ताव विभागों की तरफ से आएंगे और उस पर जो है वो चर्चा होगी और उसको जो फाइनलाइज करना, उससे जो उनको जो मुहर लगनी है उस फैसले पर, वो आज हो सकती है। और इसके अलावा क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं और हमें वो तरीके से पूरे करने का जो दबाव है वो सरकार पर जरूर है, क्योंकि बड़े बातें करके कांग्रेस सत्ता में आई है। तो ऐसे में जो चाहे वो बिजली को लेके था, कुछ और चीजें थी, लगातार जो है लोग भी अब पूछने लगे हैं कि 6 महीने लगभग होने जा रहे हैं सरकार को, तो ऐसे में जो कुछ बड़ी निर्णय भी आ सकते हैं। शिक्षकों के पदों की पे आधार पर भी बढ़ने का निर्णय हो सकता है। इसके अलावा जो कार्य किससे प्रभावित हो रहा है, दुर्गम और दूसरा क्षेत्रों में शिक्षकों की काफी कमी है, उसको भी आज जो है काफी हद तक जो है ये भरे जा सकते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न पद है, क्योंकि अलग अलग विभागों में काफी जो पद है वो सरकार बार बार कह रही है कि उनको भरने पर पहले फोकस किया जाएगा, तो उससे संबंधित भी आज जो है कुछ बड़े निर्णय आज की बैठक में हो सकते हैं। जी टीना जी, वही बात कर ली जाए, जो वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे और जो कैबिनेट जो बैठक होती है उसमें भी लगातार उन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश जो है की जाती है, तो ऐसे में विपक्ष की अगर बात कर लें, विपक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, विपक्ष तो लगातार हमलावर है ही सरकार पर, जो बार बार कह रहा है कि यूपीएस के कर्मचारियों को बिल्कुल सरकार लागे, क्योंकि अप्रैल माह का जो शेयर था वो भी महीने कट चुका है।
तो ऐसे में बड़ी घोषणा की और दूसरी तरफ तो सरकार ने वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि जो 300 यूनिट का बिजली है वो फ्री दी जाएगी, बिजली फ्री नहीं, लेकिन वो जो बढ़ोतरी है यूनिट की दरों में वो सरकार ने कर दिया। तो ऐसे में विपक्ष लगातार पूछता है कि बड़े वादे करके जो गारंटियां देकर सरकार सत्ता में आई थी, क्यों उन पर जो है अमल नहीं किया जा रहा है, क्यों लोगों को राहत नहीं प्रदान की जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष तो लगातार हमला कर रहा है। जो जगह देने की बात की गई थी, बागवानी आयोग की बात की गई थी, कहा गया था कि बागवान अपनी जो सेबों की कीमत है, अपने फलों की कीमत है वो खुद निर्धारित करेंगे। तो ऐसे में लगातार जो भाजपा है, मुख्य विपक्षी दल हिमाचल का वही है और वो लगातार सरकार का मुद्दा बार बार कह रहा है कि बेवकूफ बना रही है कांग्रेस की सरकार। जितने वादे, जितनी बड़ी चीजें, जितनी बड़ी बातें बोलकर सत्ता में आई थी, आज सब भुला दिया है कांग्रेस ने। केवल जो है अपनी जो मनमानी है वो कर रही है, जो पूर्व सरकारों ने जो फैसले लिए थे उनको पलट रही है, लेकिन जो जनहित में जो काम होने चाहिए थे उनको फिलहाल टाला जा रहा है, वो जो है उनको उनकी अनदेखी की जा रही है। तो ऐसे में जो सरकार है उनको जो जनहित के कार्य उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। टीना जी, वही बात कर लें आज की बैठक को लेकर, अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर ली जाए, क्या कुछ इनकी तरफ से जानकारी दी गई आज की बैठक को लेकर? देखिए, ये जो बैठक है ये जो सामान्य विभाग है उनकी तरफ से एक अधिसूचना हुई थी और जो विभाग है उनसे भी एजेंडे मांगे गए थे। ऐसे जो उद्योग विभाग है, क्योंकि वो भी बार बार कह रहे हैं कि उद्योग मंत्री ने भी कहा था कि उद्योगों से संबंधित क्योंकि जो औद्योगिक नीति है उसमें भी चर्चा आज संभव हो सकती है। औद्योगिक नीति की वो बार बार बात कह रहे हैं कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट निवेशकों को देना है, इसके अलावा जो युवा उद्यमी है उनको प्रोत्साहित करना है, हिमाचल को जो है उद्योग मित्र बनाना है। तो ऐसे में जो उद्योग विभाग है वो भी कुछ प्रेजेंटेशन अपनी कर सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग है, इसके अलावा शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग की हम पहले बात कर चुके हैं कि शिक्षकों के काफी पद रिक्त चल रहे हैं, प्रधानाचार्य की प्रमोशन की बात है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शिक्षक विभाग भी अपना जो एजेंडे है वो लेकर आ जा सकते हैं। इसके अलावा जो IPS है, लोक निर्माण विभाग है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग के जो सड़कें हैं, सड़कों की जो स्थितियां हैं उनको लेकर विकल्प सकते हैं और खेल सभी उन्हीं के पास है। तो ऐसे में जो कुछ जो अलग अलग मंत्री हैं अपने अपने विभागों के जो एजेंडे उन्होंने बता रखे हैं वो एजेंडे आपकी बैठक में जो शामिल हो सकते हैं और जो बैठक है उसमें जो एजेंडे हैं उनको चर्चा हो सकती है। उसके बाद कहा जा सकता है कि कुछ बड़ी चीजें आज की बैठक में जो है निकल सामने आती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगामी 21 मई को होने जा रही सचिवालय सुरक्षा दल की परीक्षा को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षाओं को लेकर फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। पिछले साल जुलाई में सामने आए भर्ती घोटाले के बाद आगामी 21 मई को होने जा रही पहली परीक्षा को लेकर आयोग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इस बार कोई चूक ना हो, इसलिए आयोग परीक्षा केंद्रों पर जैमर और बायोमेट्रिक मशीन लगाने जा रही है। इसके लिए आयोग को सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने की केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। जैमर BEAL द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसके साथ ही बायोमेट्रिक का भी 100% मिलान किया जाएगा। सारी जो चीज़ें हम जो ये कर रहे हैं एक ही मकसद है, नकल, किसी तरह की कोई नकल या कोई गलत काम ना हो पाए, यही चीज़ें हैं। जैमर है, किसी का मोबाइल काम नहीं करेगा तो संभावनाएं ख़त्म है। बायोमेट्रिक भी कभी कभी हो जाता है कि किसी की जगह कोई बैठ जाता है और आजकल तो सुनने में ये आ रहा है कि बच्चे जो है बहुत एडवांस हो गए हैं, अपना जो है सिलिकॉन की वो लगा के ले आते हैं। तो ये बायोमेट्रिक को जो है हम और थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ेंगे और अभी तो खैर बायोमेट्रिक करेंगे, अब हम आइरिस का भी सोच रहे हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए सचिवालय सुरक्षा दल की परीक्षा को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक और जैमर से जो है ये परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। बिल्कुल ऐसा। देखिए, उत्तराखंड सरकार की बात करें तो उत्तराखंड सरकार पूरे कूट के कदम अब परीक्षाओं केंद्रों और लेकर के लगातार कर रही है। इसमें नकल विरोधी कानून बनाने के बाद से लगातार जो कार्रवाई है परीक्षा में वो लगातार बढ़ रही है। अब 21 मई को जो सचिवालय सुरक्षा दल की परीक्षा है उसको लेकर उत्तराखंड सरकार की तैयारी की जा रही है पूरी तरीके से और इस बाद 1 जुलाई में परीक्षा होने जा रही है। उसके बाद यहाँ लगातार जो
पहले कई मामले यहाँ पर भर्ती घोटाले को लेकर के और यहाँ पर परीक्षा को लेकर जो सामने आते थे उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं पैरवी लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो पहले जो परीक्षा केंद्र सीमित होते थे उनको कहीं ना कहीं बढ़ाने की कवायद की जा रही है और पहाड़ों में परीक्षा केंद्र लगातार बढ़ाए जाएंगे और पूरी जो निगरानी है यहाँ पर वो अब पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो पूरी तरीके से सरकार के द्वारा स्पष्ट है कि किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती जाए और यहाँ पर जो कानून बनाया गया उस कानून के तहत यहाँ पर पूरी कार्रवाई की जाए। उसको लेकर के परीक्षा को लेकर के यहाँ पर तमाम कार्रवाई की जा रही है। परीक्षा केंद्र यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं, वही पुलिस के द्वारा निगरानी की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे इस परीक्षा केंद्र में लगाए जाएंगे। तो पूरी तरीके से जो आवेदन लगातार हो रहे हैं उन आवेदनों के जरिए जो छात्र यहाँ पर परीक्षा देने पहुंचेंगे उनकी पूरी निगरानी यहाँ पर लगातार की जाएगी। हमें जिस तरीके से देखा जाए तो सरकार काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है कि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की कोई नकल ना हो, नकल विरोधी कानून राज्य में बनाया गया, सारी चीजें की गई। तो एक तरीके से कहा जा सकता है काफी सख्त लहजे में सरकार नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा देखिए, क्योंकि नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया गया है और ये देश का पहला राज्य है जिसमें उन्होंने किस प्रकार से कठिन कहीं ना कहीं खास होता है कि सारा कानून भी बनाया गया और उसको लेकर के लगातार कार्रवाई इसमें आगे लगातार की जा रही है। उत्तराखंड के अंदर जो लगातार आप परीक्षाएं होने जा रही हैं वो इस कानून के तहत उसकी और जो भी परीक्षा केंद्रों में दिखाया कोई व्यक्ति जाएगा तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जो आरोपी छात्र छात्राएं जो अगर परीक्षा दे रहे हो तो परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। साथ ही पूरी निगरानी की जाएगी और इस परीक्षा को लेकर तैयारी आप की करिए। लगातार परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी लगाने की बात की जा रही है, डबल लॉक लगाने की बात की जा रही है और जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पर परीक्षा की निगरानी पहले होती थी उसकी जगह पे अब उत्तराखंड पुलिस को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और इसके स्टेप लगातार यहाँ पर परीक्षा केंद्रों में ये पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रकार से कोई चूक ना हो उसको लेकर खासकर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। जी अमित, अगर बात परीक्षा केंद्रों की कर ली जाए तो परीक्षा केंद्रों में अंदर की बात करें या बाहर की बात करें, परीक्षा केंद्र के बाहर के स्थल की अगर बात कर ली जाए, कितनी टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर रहने वाली है, कैसा यहाँ का पूरा माहौल रहने वाला है और कितनी पुलिस यहाँ पर जो है तैनात रहने वाली है? देखिए, क्योंकि 21 मई को ये परीक्षा होने जा रही है और इस दरगी परीक्षा में करीब 25,800 आवेदन शामिल होंगे। इसको लेकर के बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है। साथ ही जो पूर्व जिलों में नकल शिकायत आई थी वहाँ पर सेंटर नहीं बनाए गए, सबसे स्पष्ट उत्तराखंड सरकार के द्वारा कर दिया गया और पहाड़ी जिलों में जहाँ पर केंद्रों की संख्या सीमित होती थी, आप से वहाँ नहीं जा पाते थे, तो उन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है और हर जगह सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए जाएंगे और पूरी तरीके से टाइट सिक्योरिटी वो यहाँ पर की जाएगी। और सबकी जो बड़ी बात इसमें यह है कि जो संदिग्ध इसमें दिखाई देगा उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी उस कानून के तहत और पूरी तरीके से केंद्रों में निगरानी की जा रही है। बाहरी छात्र जो आएंगे उनकी पूरी यहाँ पर चेकिंग की जाएगी और किसी प्रकार से क्योंकि नए नए तरीके से नकल की जाती है तो उन्हीं सबों पर ध्यान दिया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरा इसमें एक कारगर यहाँ पर साबित होगा क्योंकि लगातार हर छात्र पर यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी और पूरी तरीके से जो नकल है उसको न किया जाए और जो परीक्षा है वो पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ ये सरकार का उद्देश्य है और उसको लेकर के लगातार तैयारी की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर से एक उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड के अंदर जो काबिल युवा वर्ग है उसको कहीं ना कहीं मौका दिया जाए, नकल के तहत यहाँ पर कोई पास ना हो सके और उसको लेकर के तैयारी यहाँ पर की जा रही है और कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई करने की बात पहले से लगातार की जा रही है और अगर इस सरकार का यहाँ पर किसी प्रकार से कोई छात्र पकड़ा जाता है तो उससे कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। हमें जिस तरीके से नकल विरोधी कानून राज्य में बना हुआ है और उसके बाद जो है अब परीक्षा के लिए जो 21 मई को परीक्षा होने जा रही है उसके लिए भी जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर है, पूरी तैयारियां इसके लिए कर ली गई है। और ऐसे में बात अगर विपक्ष की कर ली जाए, क्या कहना है? देखिए, क्योंकि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे लगातार हमलावर रहता है अनेक मुद्दों पे और परीक्षा केंद्रों में जिस प्रकार से यहाँ पर जो नकल की कई बात पहले घटना है वो चुकी है उसको लेकर लगातार हमलावर रहा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने पुष्कर धामी की तरफ से कठोर कानून लाया गया है परीक्षाओं के चलते हुए, लेकिन विपक्ष लगातार कोई भी मौका नहीं यहाँ पर छोड़ना चाहता और खासकर इस परीक्षा को लेकर भी विपक्ष की नजर है। कई प्रकार से बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है कि कानून बनने के बाद भी अगर घटनाएं सामने आती तो इसका सरकार क्या जवाब देगी। ये भी कहीं ना कहीं एक सरकार पर दबाव है कि विपक्ष हमलावर ना हो और परीक्षा में पारदर्शिता कहीं ना कहीं परीक्षा कर दिया है उसको लेकर के यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष लगातार हमलावर अभी तक रहा है और विपक्ष को कैसे यहाँ पर
कराया जाए, विपक्ष को कैसे मुद्दा बेन किया जाए, इसको लेकर सरकार का ध्यान है। और इसको लेकर के पूरी तरीके से राज्य सरकार की जो निगाहें संस्था केंद्र पर लगातार बनी हुई है और उसको लेकर के कोई भी चूक ना हो, उसको लेकर लगातार तैयारी यहाँ पर की जा रही है। अमित, आयोग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? जी देखिए, आयोग की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र होंगे उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पर जो निगरानी है वो कैसे की जाएगी, पुलिस बल कैसे तैनात किया जाएगा, इन सब पर कहीं ना कहीं आयोग लगातार ध्यान दे रहा है। और साथ ही जो यहाँ पर जो पूरा प्लान है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, क्योंकि कई प्रकार से यहाँ पर जो नकल घटनाएं सामने आती थी उससे कहीं ना कहीं इस बार ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर लगातार तैयारी की जाती है। और जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो चीजें हैं वो लगातार बनती जाती है, क्योंकि अभी 21 मई को यहाँ पर परीक्षा होनी है, उसपे लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है और आयोग की तरफ से पूरा ध्यान दिया जा रहा है हर परीक्षा केंद्रों पे। और सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ यहाँ जो डॉट रूम जो यहाँ पर चीजें वो लगाने से लगातार की जाती है और साथ ही जो यहाँ पर पुलिस कर्मी है उनकी तरफ से लगातार की जाती है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 17 मई को धमतरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 12 बजे धमतरी जिले के ग्राम भोयना पहुंचेंगे और वहां से कार के द्वारा ग्राम अछोटा पहुंचकर वहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में संचालित कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सीएम बघेल यहां महिला स्व सहायता समूह से चर्चा कर उनके कामकाजों की जानकारी भी लेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ग्राम भोयोना से दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 12:40 पर ग्राम भटगांव पहुंचेंगे और वहां चंद्रमौली माता मंदिर में दर्शन करने के बाद विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास सीएम बघेल करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम भटगांव में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम जनता से राज्य शासन की योजनाओं की मैदानी स्थिति की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 17 मई को धमतरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से सुबह 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 12 बजे धमतरी जिले के ग्राम भोयना पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां से कार के द्वारा अछोटा पहुंचकर वहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में संचालित कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सीएम बघेल यहां महिला स्व सहायता समूह से चर्चा कर उनके कामों की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ग्राम भोयना से दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 12:40 पर ग्राम भटगांव पहुंचेंगे। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहने वाला है और इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं, एक बार इसे लेकर जानकारी। जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रदेश भर में भेंट मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी विधानसभा में भेंट मुलाकात करेंगे, जहां पर विभिन्न तरीके से लोगों को सौगात देंगे, क्षेत्रवासियों को सौगात देंगे। बता दें कि 137 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 154 विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी विधानसभा के भेंट मुलाकात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भटगांव में भेंट मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक के बाद एक विधानसभाओं का लगातार दौरा करके वहां पर फीडबैक ले रहे हैं, वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से जो सरकारी योजनाओं की जो चर्चा कर रहे हैं और उनका जो फीडबैक ले रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक कारगर साबित होगा। क्योंकि धमतरी विधानसभा की बात की जाए तो धमतरी विधानसभा में बीजेपी की विधायिका है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव है और चुनाव को लेकर किस तरीके से वहां पर लोगों से चर्चा होती है और क्या कुछ वहां पर निकल कर सामने आता है, ये महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के दौरे में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निरीक्षण करेंगे, वहां पर चंद्रमौली माता के भी दर्शन करेंगे। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सौगात भी देंगे। जी बिल्कुल टिकेश, वही बात कर लें, क्या क्या सौगातें आज मिल सकती हैं और इन सौगातों में कौन कौन से विकास कार्य शामिल किए गए हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सौगात देंगे, जिसमें से बात किया जाए तो सीसी रोड की बड़ी मांग होती रहती है पूरे प्रदेश भर में। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीसी रोड का निर्माण के लिए भी राशि देंगे। उसके साथ साथ ही जो बीसीएस कॉलेज का निर्माण है उसको लेकर भी सीएम भूपेश बघेल सौगात देंगे। नारायणा राव मेघावले कन्या महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्ष बनाए जाएंगे। शासकीय नवीन महाविद्यालय कंडेल में भवन निर्माण कराए जाएंगे। नगर पालिका निगम धमतरी द्वारा 16 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक की लागत के ब्रह्मांड पारा का लागत के लिए वहां पर भी दिया जाएगा। तो कई ऐसे कार्य योजना है जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सौगात देंगे। टिकेश, वहीं बात कर ले जमीनी स्तर पर जो राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका किस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हर एक भेंट मुलाकात में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लोगों से रूबरू होते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, भेंट मुलाकात करते हैं और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां भी जाते हैं, चाहे वो आत्मानंद विद्यालय की बात हो या फिर गौठान योजना की बात हो, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो या फिर मितानिन बहनों की बात हो, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम लोगों से, हितग्राहियों से पूछते हैं तो उनके मन में खुशी रहती है, उनके चेहरों में मुस्कान रहते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर जो क्रियान्वयन की कार्य चल रही है सरकार की योजनाओं का, वो काबिले तारीफ है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात में लोग सराहना करते हैं, अपने जो अनुभव है वो साझा करते हैं। जिस तरीके से उन्हें कामयाबी का शिखर प्राप्त किया सरकारी योजनाओं के माध्यम से, उसको लेकर लगातार लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फीडबैक देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि जो ग्राउंड लेवल पर जो सरकारी योजनाएं हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कामकाज है वो देखने मिलता है और हर एक भेंट मुलाकात में लोग इसकी जमकर सराहना करते। जी टिकेश, वहीं भेंट मुलाकात कार्यक्रम की अगर बात कर ली जाए तो उससे पहले भी कई भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल कर चुके हैं और अगर भेंट मुलाकात कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो कितने लोग इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ते हैं मुख्यमंत्री के साथ और इसी के साथ क्या क्या समस्याएं उनकी तरफ से रखी जाती हैं और मेन समस्या क्या रहती है सभी भेंट मुलाकातों में अगर बात कर ली जाए तो? देखिए, समस्याओं की बात किया जाए तो लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनका निराकरण करते जा रहे हैं। हालांकि समस्याएं बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं रहती है जो लोगों के जीवन से जुड़े रहते हैं। उन जीवन जैसे कोई बच्ची अगर पढ़ पाने में सक्षम नहीं है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनको पढ़ने के लिए राशि प्रोवाइड करते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कई तरह की समस्याएं है, चाहे वो विकलांग की बात हो, दिव्यांगों की बात हो, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उनको सहायता प्राप्त करवाते हैं। चाहे किसानों की बात हो, किसानों के द्वारा कई ऐसे सुझाव दिए गए जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई पहल भी किए हैं, कई ऐसे नामों का सुझाव देने के लिए भी बात की है। तो निश्चित तौर पर सुझावों का दौर और समस्याओं का दौर भी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास रहते हैं। कई बार ऐसे भी समस्याएं रहते हैं जब अधिकारी उन कामों को नहीं करते तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तत्काल वहां पर अधिकारियों से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिर इनकी समस्या अब तक क्यों सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन जब अधिकारियों पर जब गाज गिरती है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तत्काल अधिकारियों पर संज्ञान लेते और कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस भेंट मुलाकात में एक्शन मोड पर भी नजर आए हैं और लोगों की समस्याएं त्वरित हल हो इस दिशा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार काम कर रहे हैं। चलिए टिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।